कोयला वो मुद्दा जो बीजेपी के लिए आने वाले वर्षों में राजनीति की संजीवनी बनकर कोयला के खदान के आवंटन पर सीएजी की रिपोर्ट के बाद से पार्टी ने ऐसा ही रुख इख्तियार किया है जो संसद सत्र को हंगामे में तब्दील कर गया। बीजेपी ने आज वही कहा जो लगातार कहती चली आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की दलील है कि ठीक इसी तरीके से 2010 में संसद को नहीं चलने दिया गया था और उसके बाद ही सरकार ने फैसला लिया कि 2G आवंटन में घोटाला हुआ है और उसके बाद अब ऑक्शन की तैयारी की जा रही है और जहां 1,76,000 करोड़ के नुकसान की बात हो रही थी, वहां ऐसा लगता है कि 2G लाइसेंस के ऑक्शन के साथ करीब सरकार 1.25 लाख करोड़ वापस पा सकेगी। और ठीक यही उम्मीद अब बीजेपी की आज भी है कि 1,86,000 करोड़ के बजाय कम से कम 1,50,000 करोड़ तो राजस्व सरकार को वापस मिले। केवल लूट का लाइसेंस नहीं देता। जिन तेवरों की वजह से 13 दिन तक संसद ठप रही, वही तेवर अब सदन के बाहर भी है। सरकार ने सदन ठप होने का सारा आरोप बीजेपी पर क्या मढ़ा, तुरंत पलटवार हुआ। और जहां तक निगेशन ऑफ डेमोक्रेसी का सवाल है, प्रजातंत्र में बहुत सी विधाएं हैं और जैसे मैंने कहा कि संसद को न चलने देना भी एक प्रभावी विधा है और टेलीकॉम सेक्टर में इसका प्रभाव हमने देखा है और यहां भी थोड़े दिन के बाद आपको नजर आएगा जब लाखों करोड़ रुपया वापस देश के राजकोष में आएगा। बीजेपी ने सत्र में 3 मांगे रखी थी। पहला, चूंकि प्रधानमंत्री के पास कोयला मंत्रालय था इसलिए वो इस्तीफा दे। दूसरा, सारे आवंटन रद्द करे और तीसरा, निष्पक्ष जांच एजेंसी से इस घोटाले की जांच कराए। लेकिन सरकार ने इनकी कोई भी मांग नहीं मानी। अब बीजेपी कहती है कि उनके पास सिवाय सदन में विरोध के कोई और दूसरा चारा ही नहीं बचा था। और चूंकि इनके पास संख्या बल है इसलिए ये हमारा जनरल मोशन भी गिरा देंगे। क्योंकि इनके पास संख्या बल है इसलिए 184 का मतदान भी जीत जाएंगे। लेकिन संख्या बल लूट का लाइसेंस नहीं देता, इसलिए हम किसी भी कीमत पर सीधे चर्चा नहीं मानेंगे। संसद का सत्र खत्म हो चुका है। अब लड़ाई सड़क पर लड़ने की तैयारी है। 13 तारीख को बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है जिसमें सरकार पर लगाए अपने आरोपों को गांव-गांव तक पहुंचाने की रणनीति तैयार होगी। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। कोयले पर संसद के कामकाज को ठप कर दिया गया है तो सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर हमला बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसी को भी इस बात की फिक्र नहीं है कि हजारों करोड़ के घोटाले के लिए 150 करोड़ के सत्र को किस तरीके से स्वाहा कर दिया गया। लेकिन एनडीए तो मानो अब यही सोच रही है कि इन्हीं खदानों के रास्ते वो अपने लिए सत्ता की सीढ़ियां चलती हुई दिखाई देगी। संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ धरने पर बैठी है महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे। इनके लिए शायद महात्मा गांधी के सत्याग्रह के मायने बदल गए हैं। इनके शोर शराबे में पूरे 13 दिन संसद नहीं चले। लेकिन अब बीजेपी नेता चाहे आडवाणी हो या फिर सुषमा स्वराज, सब ये समझा रहे हैं कि हंगामा भी देश हित में है। बीजेपी नेता ऐलान कर रहे हैं कि संसद में तो काम पूरा हुआ, अब लड़ाई सड़क पर होगी। पीएम के इस्तीफे की मांग जारी रहेगी। इस सरकार के प्रति सारे देश में एक क्षोभ की, गुस्से की भावना है, जिस गुस्से की भावना को संसद में एनडीए के सभी सांसदों ने प्रकट किया और अब देश के कोने कोने में जाकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल 8 अगस्त से 7 सितंबर तक चलने वाले मानसून सत्र में 19 बैठकें होनी थी, लेकिन 19 दिनों में 13 दिन कोयला घोटाले के भीड़ चढ़ गए। सरकार पास करवाना चाहती थी 19 बिल, लेकिन हंगामे के बीच सिर्फ पास हुए 4 बिल। दोनों सदनों को मिलाकर कुल खर्च आता है लगभग 7 करोड़ रुपए। ऐसे में 13 दिनों के हंगामे में आम आदमी की गाढ़ी कमाई के करीब 100 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। ध्यान बटाने के लिए SC/ST प्रमोशन बिल पेश करने की कोशिश भी नाकाम गई। जिम्मेदारी सभी की होती है। जिम्मेदारी की बात तब आती है अगर संसद ठीक चले। ये नया सवाल उठना शुरू हो गया कि संसद चलने नहीं देनी, शोर करना है। अभी स्पीकर या चेयरमैन पहुंचे नहीं होते और उसी वक्त आप उसमें नारे लगाने शुरू कर दो। नारे तो ऐसे इस ढंग से लग रहे हैं जैसे कि सड़कों पे भी नहीं लगते। जिम्मेदारी सभी की है, अपनी अपनी जिम्मेदारी हम पहचान ले, हमारी जिम्मेदारी क्या है, बहुत है। लेकिन अब बीजेपी ताल ठोक कर कह रही है कि कुछ करोड़ों रुपए खर्च हुए तो क्या हुआ। विपक्ष की ये लड़ाई तो लाखों करोड़ों रुपए के लिए है। और जहां तक निगेशन ऑफ डेमोक्रेसी का सवाल है,
प्रजातंत्र में बहुत सी विधाएं हैं और जैसे मैंने कहा कि संसद को न चलने देना भी एक प्रभावी विधा है और टेलीकॉम सेक्टर में इसका प्रभाव हमने देखा है और यहाँ भी थोड़े दिन के बाद आपको नजर आएगा जब लाखों करोड़ रुपया वापस देश के राजकोष में आएगा। अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दावा कर रहे हैं कि उनकी लड़ाई अब सड़क पर चलेगी, लेकिन कोई ये साफ करने को तैयार नहीं कि अगले संसद सत्र में क्या होगा। मौका मिला है मनमोहन और कांग्रेस को घेरने का। बीजेपी अब लड़ाई को रोकना नहीं चाहती क्योंकि लक्ष्य चुनावी है। अब संसद भले ही न चले लेकिन बीजेपी चुनावी नफे नुकसान की गिनती में जरूर लग गई है। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में भले ही कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमले में जुटी हैं, लेकिन आज तक के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिससे पता चलता है कि इस घोटाले के अहम आरोपियों के रिश्ते दोनों पार्टियों में बड़े गहरे हैं। कोयले पर कोहरा मचा है, आमने सामने है कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन सरकार और विपक्ष के रिश्तों की एक तस्वीर और भी है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इन तस्वीरों का कोलगेट से क्या वास्ता है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये तस्वीरें है किसकी। ये तस्वीरें है कोयला घोटाले के आरोपी मनोज जायसवाल की। जी हां, नागपुर का मनोज जायसवाल वही शख्स है जिस पर कोल ब्लॉक आवंटन मामले में सीबीआई ने छापेमारी की और जिसके रिश्ते कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल से होने के बाद सामने आई है। हम आपको दिखाते हैं वो बंगला जहां नागपुर आने पर कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ठहरा करते थे। ये बंगला मनोज जायसवाल का है और यहाँ अब उसके पिता और भाई रहते हैं। आपको बता दें कि कोलगेट कांड में सीबीआई ने यहाँ भी छापेमारी की थी। हालांकि कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने मनोज से रिश्तों की बात पूरी तरह खारिज कर दी थी। किसी का जायसवाल होना पाप है या मेरा जायसवाल होना पाप है? मैं कोल मिनिस्टर की हैसियत से कोई भी कोल ब्लॉक मैंने एलोकेट नहीं किया। इसके पहले किसने क्या किया है इसका वो पता लगाएं, लेकिन हमारे से नाम वो जायसवाल है इसलिए हमारे से नाम जोड़ा जाए। और अब देखिए सत्ता के गलियारे में मनोज जायसवाल का रसूख। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या एनसीपी, क्या नेशनल कांग्रेस, हर पार्टी और हर हैसियत के नेताओं के साथ मनोज की नजदीकियां ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। मनोज की महफिल सजती थी तो बॉलीवुड से लेकर कारोबार जगत के दिग्गज उस महफिल की शान बढ़ाते थे। सरकार कोयला घोटाले की कालिख से खुद को बचाने की जद्दोजहद कर रही है और विपक्ष इसके जरिए सरकार की घेराबंदी में जुड़ा है। सरकार कोयला घोटाले की कालिख से खुद को बचाने में जद्दोजहद कर रही है और विपक्ष इसके जरिए सरकार की घेराबंदी में जुटा है। ऐसे में कोलगेट के आरोपी मनोज जायसवाल की ये तस्वीरें दोनों के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। मनीष अवस्थी, नागपुर, आज तक। इस कोयले में न जाने कितना काला है, जितना भी खोदो काला ही निकलता है। हर दिन इस घोटाले में कुछ नए नाम जुड़ जाते हैं। हर दिन नेताओं के परिवारों के नाम जुड़ रहे हैं। काले खुलासे में इस बीच सीबीआई की छापेमारी भी जारी है। हालांकि हम आपको ये बता दें कि जिस तरीके से नाम एक के बाद एक सामने आते चले जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इन तमाम नामों का हश्र भी वैसा ही हो जो टोजी घोटाले में हुआ था। लोग गिरफ्तार हुए, 6 और 9 महीने तक जेल में रहे और उसके बाद सब कुछ ठंडा। कोयले के खेल में रोज नए खुलासे, कई नेताओं के हाथों पर कालिख, खदान आवंटन में निभी रिश्तेदारी, धीरे धीरे कसता सीबीआई का शिकंजा। राजनीति की दुनिया में दोनों चेहरे बड़े खास हैं, लेकिन आज ये खबरों में राजनीति की वजह से नहीं बल्कि कोयले की वजह से है। इन दोनों नेताओं की पहचान में आज 1,76,000 करोड़ के कोयला घोटाले के दाग जुड़ गए हैं। आइए एक एक कर इन चेहरों को ठीक से पहचान भी लें और ये जान भी लें कि किसके हाथ कितनी कालिख लगी। नाम: प्रेमचंद गुप्ता, आरजेडी नेता, लालू के बेहद करीबी, पूर्व केंद्रीय मंत्री। प्रेमचंद गुप्ता के दरवाजे तक पहुंच गई है सीबीआई की चिट्ठी। असल में कोयला खदान आवंटन के जिस खेल में काला काला दिख रहा है, उस खेल में प्रेमचंद गुप्ता के बेटों मयूर और गौरव गुप्ता के भी नाम आ रहे हैं। प्रेमचंद गुप्ता के बेटों को महाराष्ट्र में कोयला खदान आवंटित किए गए थे,
सबसे अनोखी बात यह कि गुप्ता के बेटों ने 2007 में कोयला खादान के लिए आवेदन दिया था, जब गुप्ता केंद्र सरकार में मंत्री थे, और ब्लॉक आवंटित हुए 2009 में। जब हाथों पर कालिख लगी तो कहने को कुछ नहीं रहा। लालू अब अपनी पार्टी और नेता के बचाव में है, और प्रेमचंद गुप्ता के दोनों बेटे खुद को पाक साफ साबित करने में लगे हैं। आप पूछ रहे हैं कि प्रेम गुप्ता का जो फोटो टांगे हैं आप लोग, जो आप पूछ रहे हैं, ये प्रेम गुप्ता का बिल्कुल अपराइट है। उसका बेटा का अंडरग्राउंड माइंस के मामले में जो हम पता किया है, वहां पर रिपोर्ट में पढ़ो है, महाराष्ट्र में लिख दिया है, छत्तीसगढ़ में। एक्चुअल मिस्टेक वहां देखो। मनमोहन सिंह की पिछली सरकार में कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर रहे आरजेडी के नेता प्रेमचंद गुप्ता के बेटे गौरव गुप्ता की कंपनी आईएसटी लिमिटेड और आईएसटी स्टील को सीबीआई ने पत्र भेजकर कुछ जानकारी मांगी है। इस सिलसिले में जब आज तक ने गौरव गुप्ता से बात की तो उनका कहना था कि हाँ, सीबीआई ने उनसे जानकारी मांगी है और ये रूटीन इंक्वायरी है जिसकी जानकारी सीबीआई को भेज दी गई है। यूपीए सरकार की मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। डीएम के नेता और केंद्र सरकार में सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एस जगत रक्षकन भी उन नामों में शुमार हो गए हैं जिनके परिवार को कोल ब्लॉक आवंटित हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि आवेदन करने के कुछ दिनों के अंदर ही इस कंपनी को खदान आवंटित हो गया। जगत रक्षकन की कंपनी जेआर पावर ने 17 जनवरी 2007 में पुडुचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के साथ एमओयू साइन किया, और 25 जुलाई को ही ओडिशा के नैनी में कंपनी को कोल ब्लॉक मिल गया। इतना ही नहीं, एक महीने के अंदर ही जगत रक्षकन की कंपनी ने कोल ब्लॉक में अपने शेयर हैदराबाद की एक दूसरी कंपनी केएसके एनर्जी वेंचर को बेच दिए। और तो और 2009 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जगत रक्षकन ने कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा भी दे दिया। ये और बात है कि जगत रक्षकन के परिवार के पास इस कंपनी के ज्यादातर शेयर बने रहे। जाहिर है, जब इस मुद्दे पर सरकार से पूछा गया तो जवाब रूटीन सा ही था। किसी को मिला है, उसका पारिवारिक संबंध है, किसी नेता से है, ये अलग बात है। और जहां पर निर्णय लिया गया है वहां पे कोई अवैध दबाव पड़ा है, वो अलग बात होती है। क्या चीज उचित है हम सब के लिए, क्या एक नैतिकता का तकाजा है हम सब के लिए, वो एक प्रश्न है। क्या गैर कानूनी बात है, वो दूसरा प्रश्न। कोयला आवंटन घोटाले में सीबीआई की जांच भले ही पूरी रफ्तार न पकड़ रही हो, लेकिन इस मामले में जो खुलासे रोज हो रहे हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ताकतवर राजनीतिक हस्तियों से रिश्ते रखने वाले ग्रुप को आसानी से कोल ब्लॉक का आवंटन होता रहा, और यहाँ तक कि कुछ कंपनियों ने तो बहुत जल्दी में ये कोल ब्लॉक हासिल कर लिए, बस उनके पीछे किसी ताकतवर राजनेता का हाथ होना था। सीबीआई तो अपना काम कर रही है, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक नेताओं के नाम कोयले से जुड़ते जा रहे हैं, ये लगने लगा है कि कोयले में जरूर कुछ काला है। अमिताभ सिन्हा और सिद्धार्थ के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, दिल्ली, आज तक। कोयले के खदानों की कालिख सरकार के तमाम मंत्रियों और उनके सहयोगियों पर लगता हुआ दिखाई तो दे ही रहा है। कोयला घोटाले में निशाने पर है प्रेमचंद गुप्ता भी। गुप्ता के बेटे को भी मिला कोल ब्लॉक, लेकिन उनका कहना है कि मेरे बेटे ने कोई गुनाह किया ही नहीं। जाहिर सी बात है, जब तक सीबीआई की जांच पूरी नहीं होगी, अदालती कार्रवाई पूरी नहीं होगी और जुर्म साबित नहीं होगा, तब तक कोई दोषी क्यों माने अपने आप को। लेकिन क्या यही वास्तविकता है? ये जो है कोई लॉटरी नहीं है, कोई लूट नहीं है, ये अंडरग्राउंड माइन जो है मेरे बेटे को जो कंपनी है, इन 3 कंपनियों को एक कोल माइन। सवाल ये उठता है सर कि क्यों नेताओं के ही रिश्तेदारों को इसमें जो कोल ब्लॉक्स हैं वो आवंटित किए गए। दूसरी सवाल ये भी उठता है कि आपके बेटे की कंपनी के बारे में, क्योंकि इनकॉर्पोरेटेड थी और रिजर्व्स भी इतने ज्यादा दिए गए जो बड़ी बड़ी कंपनियों को नहीं दिए गए। देखिए, इसमें आप प्लीज अंडरस्टैंड एक चीज करिए, जो रिजर्व आप जियोलॉजिकल रिजर्व्स आप देखते हैं, कोल इंडिया का जो एक्सपीरियंस है, कोल इंडिया से आप डेटा मांगिए, वो अंडरग्राउंड माइन जो जियोलॉजिकल रिजर्व्स है उसका 24% कोल निकलता है, 24%। सीएजी ने भी अपनी रिपोर्ट में मिक्स माइन में
अंडरग्राउंड में नहीं 37% कोल बताया है। तो ये में उलझे बिना मेरे बेटे, आप ये कहेंगे कि आपने कोई इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज नहीं, कोई इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज नहीं किया, आपको लुभाया नहीं, कोई मतलब नहीं है। मेरे बेटे ने प्रोफेशनल बेसिस के ऊपर में अप्लाई किया, उसको मेरिट पे मिला। ये जो है ही इज ए सीरियस एंटरप्रेन्योर, उसने 90 करोड़ प्लस इन्वेस्टमेंट करके अपना फर्स्ट फेज इंप्लीमेंट कर दिया और हर तरह की जो इंफॉर्मेशन उनसे मांगी गई है उन्होंने सबमिट किए। डॉक्यूमेंट्री तो आपके बेटे थे? हाँ सुने, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबमिट किया है और जो इंफॉर्मेशन और चाहिए वो पूरे मेरा बेटा वो कोऑपरेट करेगा और वो मेरा बेटा है, उसको मैं डिनाई नहीं करता और न मैं कभी करूंगा। और वाई शुड आई, और मेरा बेटा होना, मेरे बेटे का एक ही कसूर है कि वो एक पॉलिटिशियन का बेटा है।